हेलो माय डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स का पेपर में यूनिट नंबर 3 है, आज उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपके साथ इकोनॉमिक्स से डिस्कस किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स करा रही हूँ जो हर बार आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज मैं एसर्शन और रीजनिंग कराऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और हमें नॉलेज नहीं है कि हम ये क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, तो याद रखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट जाते हैं। पेपर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, एसर्शन, रीजनिंग, डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैच द कॉलम। ठीक है, तो हमको जब तक एसर्शन और रीजनिंग तक पहुंचे, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट्स को आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि स्टेटमेंट बेस्ड इजी होते हैं या फिर मैच द कॉलम नहीं इजी होते, लेकिन क्या है ना, इसमें हमको रिलेशनशिप भी देखनी रहती है। ओके, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं हूं डॉक्टर कंवलप्रीत कौर और मैं मुंबई से हूं। मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए गाइडेंस और मेंटोर करती हूँ। तो आप, मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि जब भी मेरे चैनल से आप जुड़ रहे होते हो तो नोटबुक लेके आइए, साथ में अपने लिए नोट्स बनाइए। और एक बार कोशिश कीजिए कि जब आप क्वेश्चन पेपर कोई देख रहे, पुराना वाला रेफर कर रहे, उसमें प्रिपरेशन से पहले आप अंदाजा लगाइए ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमें पता लगता है हमें एक्चुअल कितना पता है नेट सेट एग्जामिनेशन या टॉपिक्स के बारे। तो हमेशा एक वो प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा मैं बोलती हूँ, नोट्स जब बना रहे हैं, या तो आप मेरी वीडियो पूरी देख लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में ही नोट्स बना लीजिए। और मैं हर कोशिश करती हूँ हर वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं एसर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस के बारे में कुछ बता दूं। ये दो स्टेटमेंट्स होती है, एसर्शन और रीजनिंग। जरूरी नहीं है कि एसर्शनिंग राइट हो या रीजनिंग भी करेक्ट हो। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली फॉल्स भी हो सकते हैं, दोनों का बीच में कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक ट्रू एक फॉल्स भी हो सकता है। और अगर दोनों करेक्ट है तो उनका रिलेशनशिप भी रहता है। ठीक है, या तो दोनों ट्रू है तो जरूरी नहीं उनके बीच में रिलेशनशिप हो। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एसर्शन बता रहा है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके पहले वाली वीडियोस, अगर आप पेपर 2 में जाते हो मेरी लिस्ट में कॉमर्स में, उसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली जो भी टाइटल वीडियोस है आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हर बार क्वेश्चन आता है। तो कह रहे हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें फर्म्स होते हैं प्राइस टेकर्स। सेकंड स्टेटमेंट है जो रीजनिंग है, वो कह रही है, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कौन सी है, या मोनोपली कौन सी है, या मोनोपोलिस्टिक कौन सी है, या ओलिगोपोली कौन सी है, या इम्परफेक्ट मार्केट किसको बोलते हैं। तो ये मैं क्वेश्चंस के साथ आपको डिस्कस भी करा दूंगी। और अब ये रीजन में बता रहे हैं कि मैनी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। अब मैनी बायर्स एंड सेलर्स मतलब वो मोनोपोली नहीं है, तो तुरंत ऐसे क्लिक होना चाहिए। अब ये अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और हमें लगता है कि कौन सी एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप पहले ऑप्शंस पर जाइए। देखिए ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड बी ऑप्शन बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी बता रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब है ना, प्राइस टेकर्स का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा हमको जानना जरूरी है। तो अगर आप आपने अब तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो मैं बोलूंगी आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। और ये कहाँ पर हम पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड में। मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ तो हमने एचएससी में पढ़ा है। अगर आपने कोई दूसरे बोर्ड से स्टडी किए दूसरे स्टेट में, या भी आप एकदम न्यू स्टूडेंट हो, मतलब जिनके टाइम पर सिलेबस अपग्रेड हो गया था, तो आपको चेक कर लीजिए आपने कहां पर ही पढ़ा था। तो याद रखिए, प्राइस टेकर कौन होता है, एक बायर और सेलर जिसका मार्केट प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जनरली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही होता है। और परफेक्ट कंपटीशन का अगर आप देखोगे फीचर्स, तो वहां पर वो आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। अब आइडेंटिकल मतलब सेम, होमोजीनियस मतलब सेम। होमोजीनियस का ऑपोजिट होता है हेट्रोजीनियस, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो यहाँ पर क्या होता है ना, सब लोग सेम, सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बिल्कुल सेम है, तो वो लोग प्राइस मेकर नहीं हो सकते, दे कैन नॉट डिसाइड द प्राइस, बिकॉज इफ दे डोंट लाइक द प्रोडक्ट फ्रॉम मी, they will get the same product, exactly the same product from another seller. So I have to be a price taker. Okay, I cannot be the price maker, I cannot be someone who decides the price. तो यहाँ पर जैसे स्मॉल फार्मर्स हो या कमोडिटी ट्रेडर्स हो, जैसे क्रूड ऑयल हो या व्हीट हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि ये प्राइस टेकर होते हैं कि प्राइस मेकर होते हैं। अब अगर मैं प्राइस मेकर की बात करूं तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राइस मेकर होता है सेलर या बायर, आप बोलो, सेलर को पकड़ के चलते हैं, जिसका कंट्रोल होता है मार्केट प्राइस पर, ही कैन डिसाइड द प्राइस। ओके, दिस इज जनरली इन केस ऑफ मोनोपली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट नॉट इन परफेक्ट कंपटीशन, बिकॉज एवरी सेलर इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट को यूनिक होना चाहिए या डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, और यहाँ पर है ना बहुत ही कम, मैं बोलूंगी, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और यहाँ पर कैसे ना, जैसे एप्पल की मैं बात करूं तो वो प्राइस मेकर है, एप्पल वाले प्राइस कौन से प्राइस पर सेल करेंगे ये डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रांड है, उनका फीचर्स है, कस्टमर्स लॉयल हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ मार्केट फोर्सेस डिसाइड नहीं करते। तो याद रखिए, प्राइस मेकर कौन हो सकता है और प्राइस टेकर कौन हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन पर वापस एक बार रीड करती हूँ। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। Reasoning, there are many buyers and sellers in a perfectly competitive market and products are homogeneous. अगर आप ध्यान से मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए आपने, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेनी बायर्स एंड सेलर्स एंड दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। ओके, तो सेम प्रोडक्ट है, तो कोई भी एक फर्म या कोई भी एक बंदा उसमें अपना प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट मेरे यहाँ से पसंद नहीं आएगा तो आप कहीं और से खरीद लोगे। Therefore, firms accept the market price, and once you accept the market price, you are called as price takers. Hence, R correctly explains A. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए, सबसे पहले मुझे परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता होना चाहिए, प्राइस टेकर का मतलब पता होना चाहिए, और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर गलती से उन्होंने हेट्रोजेनस कर दिया होता तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती। ध्यान से पढ़िए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 3 घंटों में हमको कितने क्वेश्चंस करने हैं वो भी याद रखने हैं। ठीक है, मैं इतने इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं लर्निंग करवा रही हूँ, बट एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता एक आंसर को सोचने के लिए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको 5 मिनट के अंदर ही परफेक्ट कंपटीशन के थोड़े से फीचर्स बता दिए, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर का डिफरेंशिएट बता दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बायर्स एंड सेलर्स क्यों प्राइस मेकर बन सकते हैं या टेकर ये बता दिया, और प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं ये फीचर भी एक्सप्लेन कर दिया। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ मोनोपोली द मार्जिन, इन अ मोनोपोली द मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। कह रहे मोनोपोली मार्केट, अब मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है, जहां पर सिंगल सेलर होता है और उसका प्राइस मेकर होता है, उसका कंट्रोल होता है, और वो प्रोडक्ट इजिली किसी और के पास अवेलेबल नहीं होते, तभी उसको मोनोपोली बोलते हैं। अगर आप मुंबई में जाओगे लोकल ट्रेन स्टेशन पर, आप देखोगे नीर, रेल नीर ही पानी बिकता है, वहां पर आपको बिस्लेरी, एक्वाफिना या कोई और ब्रांड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो वो मोनोपोली मार्केट हो गई। आपको रेल बुकिंग करनी है, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही बुक कर सकते हो इंडिया में। ओके, तो ये मोनोपोली है। तो मोनोपोली में क्या बता रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, ऐसे असर्शन दी गई है। अब रीजन पढ़ते हैं। A monopolist faces a perfectly elastic demand curve. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मोनोपोलिस्ट कह रहे हैं वो फेस करता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, अब याद रखिए, मोनोपोलिस्ट बोला, मोनोपोलिस्टिक नहीं बोला। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा तो आपका आंसर रॉन्ग बन जाएगा। तो सेम ऑप्शन दिए होते असर्शन रीजनिंग में, both A and R true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is false but R is true and both A and R are false. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब मोनोपोली मार्केट में क्या होता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, तो याद रखिए इक्वल नहीं होगा। मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन प्राइस होगा, क्यों, बिकॉज मोनोपोलिस्ट मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल मोर यूनिट्स। अब मोनोपोलिस्ट क्या है, कॉम्पिटिशन नहीं है।
अगर उसको ज्यादा यूनिट्स बेचने, ही मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल मोर यूनिट्स। तो जब ये होता है कॉन्सेप्ट, तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, मोनोपोलिस्ट ऑलवेज फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसको हम बोलते हैं नॉट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सो बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है, यहाँ पर दोनों फॉल्स है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन प्राइस होता है और मोनोपोलिस्ट फेसेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, नॉट परफेक्टली इलास्टिक। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर क्या उन्होंने दिया था, डी में बोथ फॉल्स है। मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, वो उसको प्राइस कम करना पड़ता है, और मोनोपोलिस्ट फेसेस आर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आप हमें समझ आ जाएगा। ये देखिए इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, फॉर अ मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन प्राइस। ये आपको गूगल पर फ्रीली अवेलेबल इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज लेस देन प्राइस होता है। अगर आपको इतना भी पता था तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट बन जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, means both statements are false. Let's move on to the next question. Oligopolistic firms are interdependent in their pricing decisions. Reason, each firm in an oligopoly can ignore the actions of its competitors. अब देखिए, सबसे पहले ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है ये भी याद रखिए। अब है ना, हमें कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, या हम कभी इतने अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए। तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस होता है, मोनोपोली में क्या होता है, एक ही सेलर होता है और उसके पास ही वो प्रोडक्ट होता है। अब ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक में जब क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगी। ओलिगोपोली याद रखिए, देर आर फ्यू बायर्स, ओके, सॉरी, देर आर फ्यू सेलर्स। अब वो फ्यू सेलर्स की डेफिनेशन मतलब मैं बोलूं इजीली आप हाथ पर काउंट कर सकते हो, ऐसे मेरी एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे एयरलाइंस की बात हो गई, ओला उबर हो गए, ठीक है, जहां पर आपको पता है कि इनके बीच में इतना कंपटीशन है। अब जैसे इंडिगो सपोज एयरलाइंस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसके वजह से, इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा, सब लोग इंडिगो में जाना पसंद करेंगे। और अगर उसकी कॉम्पिटिटर कोई भी हो, एयर इंडिया हो या फिर कोई भी दूसरी एयरलाइंस हो, ठीक है, विस्तारा हो या कोई भी हो, अगर वो कम नहीं कर पाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं प्राइसिंग पर, क्योंकि अगर मैंने नहीं प्राइस कम किया तो सब लोग मेरा कॉम्पिटिटर वाला ही फैसिलिटी यूज करेंगे। और यहाँ पर कैसा होता है ना, आई हैव टू कीप माई सेल्फ अवेयर अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, अदरवाइज आई विल बी द लूजर। ओके, तो याद रखिए, ओलिगोपोली मार्केट कौन सी है, जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं और वो सेलर्स आप इजिली हाथ पर कम कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन मैंने बताया सारे असर्शन रीजनिंग में सेम होते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ साथ में बुक ले आइए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ जो आपको बहुत बार नेट सेट में पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी। ओलिगोपोली फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स प्राइस डिसीजन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द प्राइस ऑफ द अदर्स। ओके, हेंस आर इज इनकरेक्ट, आर इनकरेक्ट है। फर्म्स कैन नॉट इग्नोर कॉम्पिटिटर्स एक्शंस, बिकॉज अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिकॉज देखो आर में क्या बताया, यू कैन इग्नोर, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एकदम अवेयर रहना है। और ए इज ट्रू, ओलिगो फॉर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता था या आपने उसको गलत तरीके से घाई में पढ़ लिया तो आपका करेक्ट आंसर रॉन्ग हो जाता। तो आपको यहाँ मिल जाते हैं इजिली 2 मार्क्स। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, एमसीक्यूज में बोलती हूँ, नेट सेट को रट्टा नहीं मार के जा सकते। पेपर 1 में 10 टॉपिक्स है, पेपर 2 में 10 टॉपिक्स है, और वो 7 साल का सिलेबस ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी, तो इतना तो आपको करना ही है मेहनत। और आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो मेरी एक प्लेलिस्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेट सेट, कौन सी बुक्स खरीदनी है, कैसे पढ़ना है, कब फॉर्म्स रिलीज होते, मीनिंग क्या है, वो सब मैंने बताया हुआ है। और आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपकी कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम रिलेटेड नहीं मिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैं बोलूं सोप्स, साबुन है, आपके पास लक्स है, किसी के पास डव है या फिर जॉनसन एंड जॉनसन है, तो क्या होता है ना, यहाँ पर आपके पास इजिली
प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक दूसरे के बदले का यूज कर सकते हो आप। ठीक है, भले वो आइडेंटिकल नहीं होता है, बट हमारे पास वो ऐसा तो नहीं है ना, मैं डब नहीं यूज करूंगी तो कुछ हो जाएगा, लक्स यूज ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिए, मोनोप्लिस्टिक में आपके पास इजिली अवेलेबल होते हैं उसके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स, एंड नॉट नेसेसरी यू हैव टू बाय दैट ओनली। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्स टीवी मार्केट आप बोलो, मोबाइल इंडस्ट्री ले लो। ठीक है, अभी ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंस है ये आप समरी कर सकते हो। आज मेरा सेशन जैसे ही एंड हो जाएगा, आप सबके लिए होमवर्क है, यही कॉन्सेप्ट उठाइए, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, भले 12 की बुक ले लीजिए, और एक बार कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर लीजिए कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप उसको आंसर कर सकते हैं। आपको हर बार इस पर 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, तो 4 मार्क का सवाल है। ठीक है, देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऐसे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट बताया ऐसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब ऑप्शंस हमारे सेम रहते हैं इस क्वेश्चंस के, तो चलिए थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा। अगर आपको करेक्ट आंसर आ गया तो आप लिख सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ensures that long run profits are normal। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग रन प्रॉफिट्स हमेशा नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल मतलब जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, फर्म्स में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, फर्म्स अर्न कर सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बट शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं। तो यहाँ पर ए फॉल्स हो जाता है और आर ट्रू हो जाता है। ठीक है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो देख लेते हैं ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू कहां पर है हमारे, देखिए जरा। So in monopolistic competition, firms can earn supernormal profits. They can earn only normal profits. तो ये हमारा false है. There is free entry and exit of firms in monopolistic competition. Yes. ठीक है, तो R is true. मैं रिपीट करती हूँ तो एक्सप्लेनेशन, अगर आप वीडियो को पॉज भी करके देखना चाहते हैं या फिर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ensures that long run profits are normal। ठीक है, एंड फर्म्स में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व फेसिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर आपने ये डिमांड कर्व देखे होंगे, कोई हॉरिजॉन्टल होता है, कोई वर्टिकल होता है। ठीक है, रीजन ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन। अब मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन में, वहां पर हमारा आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट होता है। ओके, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व फेसिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज हॉरिजॉन्टल, ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यह होना चाहिए था, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स बन जाती है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखिए एक ही क्वेश्चन के एक ही मीनिंग आपको कितनी बार यूज हो सकता है। ठीक है, डिमांड का फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, बिकॉज वाई, बिकॉज होमोजेनियस प्रोडक्ट से एग्जैक्टली और वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब सेम ही सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और मैनी सेलर्स रहते हैं, आर इनकरेक्ट है, प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर एग्जैक्टली द सेम, होमोजेनियस। ओके, चलिए अब मैं आप थोड़े से इजी क्वेश्चंस लाई हूं, तो इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। चलिए देखते हैं। In which market structure is the firm's, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज द फर्म्स डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक। अभी मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन। आप ये ज्यादा 12 की बुक भी ओपन करोगे या आप गूगल भी करते हो, सेम आपके पास कोई भी बुक है उसमें आप पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होती है प्राइस टेकर एंड इट ऑलवेज फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ओके, तो सी करेक्ट आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे, होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सेम। मैं बोलती हूँ बेस्ट वे टू लर्न इज कीप रिपीटिंग। किसी को पढ़ा दीजिए, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। दिल थोड़ा बड़ा रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपली। मोनोपली में फ्री एंट्री एग्जिट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, प्राइस टेकर बिहेवियर है, सिंगल सेलर है। देखिए अगर आपको लग रहा है ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, ये डी भी, तो याद रखिए बेस्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है, सिंगल सेलर। मोनोपली में हमेशा सिंगल सेलर होता है। जब भी एग्जाम में जा रहे हो, आपको डाउट हो रहा है दो ऑप्शंस में, आपको लग रहा है ये भी करेक्ट है, तो उसमें से जो बेस्ट सुटेबल है ना उसको मार्क कीजिए, क्योंकि ये नेट्स का कॉन्सेप्ट है। बेस्ट सुटेबल आंसर ये, मोनोपली हैज ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड हैज बैरियर्स टू एंट्री ऑल्सो। चलिए, इजी लग रहा है आपको।
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, डिफरेंशिएटेड, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर करेक्ट आंसर है डिफरेंशिएटेड। दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम बट दे आर डिफरेंशिएटेड। आप सोप्स, टीवी को पहचान सकते हो कौन सा अलग अलग है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट्स हमेशा डिफरेंशिएटेड रहते हैं। नोट्स बना रहे हो तो लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा यूनिट हम पढ़ रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन से टॉपिक का पढ़ रहे हैं? मार्केट स्ट्रक्चर। कौन सा यूनिट है? बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3। बी फेमिलियर विथ योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। किंग डिमांड कर्व इज एसोसिएट है, जिन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा उनको पता होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ओलिगोपोली। ठीक है, किंग मतलब ही ओलिगोपोली। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप गूगल पर जाओगे उसका डायग्राम देखोगे, उसकी शेप होती है किंग। अब किंग का मतलब क्या होता है, ये आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है किंग डिमांड कर्व इज एसोसिएटेड है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, एंड इसका मतलब होता है इट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। मैंने जैसे आपको बताया, एयरलाइंस का एग्जांपल दिया ओलिगोपोली, तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो किंग डिमांड का एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली मार्केट। ओके, विच मार्केट स्ट्रक्चर लीड्स टू जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन ड्यू टू फ्री एंट्री? अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और आपने नहीं सुना था ध्यान से तो वीडियो को बैक कर लीजिए, बैक करके देख लीजिए क्या मैंने एक्सप्लेन किया। विच मार्केट लीड्स टू जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक। करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। both allow free entry and exit मतलब perfect competition, monopolistic competition. Hence supernormal profits in the short run are competed away in the long run. Supernormal profits जो short run के होते हैं वो long, yes मैंने बताया था आपको, करेक्ट। कार्टल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन विच मार्केट स्ट्रक्चर? यहाँ पर करेक्ट आंसर है ओलिगोपोली। अब कार्टल्स क्या होते हैं अगर वो नहीं पता होगा तो आंसर ढूंढ नहीं पाएंगे। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इस पर भी बोल दूंगी। ओलिगोपोली क्या होते हैं? फॉर्म्स जो ओलिगोपोली में होते हैं वो कार्टेल्स फॉर्म कर लेते हैं। क्यों? टू कंट्रोल द प्राइस एंड आउटपुट कलेक्टिवली। वो प्राइस भी कंट्रोल कर लेते हैं और आउटपुट भी, जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर ओपेक के बारे नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following best describes a price maker firm in perfect competition, government regulated, firm in monopoly, consumer? firm in monopoly price maker होती है, it can decide, बट हमेशा लोअर रखना होता है ताकि हम सेल कर पाए। तो 7 का करेक्ट आंसर बनना चाहिए फर्म इन मोनोपोली। सोल सेलर होता है ना, तो वो डिसाइड कर सकता है प्राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज सेलिंग कॉस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखिए सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करना पड़ता है। यू हैव टू इंश्योर दैट पीपल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं बोलूं अभी दिवाली के टाइम पर कोई शॉप ने बोल दिया कि हमारे में लक्ष्मी जी का सिक्का बेच रहे, कॉइन है, ठीक है, तो पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट अगर ये खरीदने से हमारे घर में एक सोने का सिक्का आ सकता है। ओके, पॉसिबल है ऐसी एडवर्टीजमेंट आ रही हो, ऐसा प्रोडक्ट ऑफर चल रहा हो, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू एक सोने का सिक्का वाकई डाल के वो सेलिंग कॉस्ट पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। सेलिंग कॉस्ट मतलब जैसे जो चीज हेल्प करे उनकी सेल, एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट है, तो कोई मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है तो आप एडवर्टाइजमेंट एक बार कर लोगे तो बेनिफिट आपको जिंदगी भर है, या लोगों को पता है। ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो लोग खर्चा करते हैं इसके ऊपर और उसकी वजह से उनको बेनिफिट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था लेस देन प्राइस। आप प्राइस, मोनोपोली के पास प्राइस मेकर
होता है वो, बट उसको प्राइस लेस रखना पड़ता है, ठीक है। मोनोप्लिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, so here correct answer is option number C. To sell more units, monopolist must lower the price, which causes marginal revenue to fall below P. I repeat, if you want to sell more units in a monopolist market, monopolist must lower the price, causing MR to fall below P. Next चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का. Which of the following is not a feature of perfect competition? Homogeneous products. नॉट अ फीचर पूछा उन्होंने, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन है इनको हाईलाइट कर ले. मैंने बताया था ऑड मैन आउट होते हैं, तो 3 हो गए, एक नहीं होगा. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स रहते हैं, मैनी बायर्स एंड सेलर्स भी रहते हैं, फ्री एंड इन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो डी ए करेक्ट आंसर. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसी मार्केट पर जहां पर आपको पता है कि लोगों की कैपेसिटी है या फिर वो डिफरेंट, जैसे अभी डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स अंडर प्रिविलेज लोग से पैसे नहीं लेंगे, किसी से ज्यादा लेंगे, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस इन मोनोपोली एंड नॉट परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मैंने आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए. आज आपका होमवर्क है, आप बुक खोलिए, बैठिए, पढ़िए. 15 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको समरी करने में, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल द टाइप्स ऑफ डिफरेंट मार्केट. मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वाली इकोनॉमिक्स की वीडियोस के शेयर कर दूंगी लिंक, तो आप एक ही साथ बैठ के देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं, क्योंकि एग्जाम में हमको यही सब मायने रखता है, ठीक है। चलिए फिर, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो 7 नवंबर की लास्ट डेट है, आप फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट के लिए नहीं रुकिए. अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट, मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. फिर मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, मे यू ऑल क्वालिफाई.